नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। हम ये दावा कर सकते हैं कि एक मजबूत ताकत दिल्ली में कांग्रेस की बनी है। कोई ऐसी गली कूचा नहीं है जहां पर कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। सपनों का सौदागर आया, उसने सपने दिखाए, लोग उस सपनों में बह गए। उसी भारतीय जनता पार्टी जिसने सपने बड़े बड़े दिखाए थे, वो सपने धाराशायी होते नजर आए। मोर रिसेंटली अभी उन्होंने फॉर्म निकालने की बात कही है, लेकिन उसमें भी अगर आप थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो किस तरीके की योजना को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है और उसमें कितने लोगों को फायदा हो पाएगा, मुझे शक है कि 10% महिलाएं भी उसका लाभ नहीं ले पाएंगी। जब सपने टूटते हुए नजर आते हैं तो लोगों को वास्तविकता में आना पड़ता है, और वास्तविकता कांग्रेस है। दिल्ली बहुत बदलने वाली थी, लेकिन दिल्ली बदली नहीं, बद से बदतर होती जा रही है। इसको आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? ये जो भारतीय जनता पार्टी है, वो किसी भी प्रकार से ना तो वो देश हित में है और ना दिल्ली के हित में है। वो देश को बांटने की कोशिश करती है। कुछ चंद लोगों को बेनिफिट देने के लिए इस देश को नीलाम कर देना। कौन ऐसा व्यक्ति था कि बच्चों के ऊपर, नादान बच्चों के ऊपर पैलेट गन की चलाने की इजाजत दे रहा था? कौन वो व्यक्ति था जिसने इन महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का खुली छूट दिल्ली पुलिस को और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनको दी? किसके ऑर्डर्स पर इस तरीके का कानून की धज्जियां उड़ाई गई? किसके ऑर्डर पर इन बच्चों के साथ इतना अत्याचार हुआ? आप जितना कोशिश करेंगे कि इस देश को कांग्रेस मुक्त कर दें, उतना ही ज्यादा मैं मानता हूं कि कांग्रेस जो है और मजबूत होकर निकलेगी। आपने देखा यमुना की सफाई के नाम पर जब छठ मैया का पूजा करने का समय आया तो प्रधानमंत्री जी के लिए स्पेशल अलग घाट बन जाते हैं। अब पानी भरता है तो आप चंद जो पुराने पॉइंट्स हैं वहां पर पहले से पंप लगाकर व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन जब दिल्ली पूरी डूब गई, उन दिल्ली वासियों का क्या? ये दिल्ली जो है सिर्फ मिंटो रोड तक ही सीमित नहीं है, माफ कीजिए, बातें करने तक सीमित है। धरातल पर लाने की कोई प्रयास इस सरकार के द्वारा नहीं किए जा रहे। आखिर ऐसी क्या कमी कांग्रेस छोड़ गई थी और 12 वर्ष आम आदमी पार्टी छोड़ गई थी जिसमें इनको भरपाई करने में समय लगेगा? कांग्रेस के समय में 15 साल के आदरणीय शीला जी के समय में हर रोज नई फ्लाईओवर्स बनते थे। दिल्ली की मेट्रो ने स्वरूप लिया, हर फेज समय पे कंप्लीट होते थे। कांग्रेस की सरकार ने कुछ फर्जी काम किया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? की सोच होनी चाहिए। आपके सोच बड़ी हो रखेंगे तो निश्चित ही समाधान भी निकलेगा। एक नई नवीली पार्टी का जन्म हुआ था। उन्होंने सार्वजनिक और सभी मंचों से घोषणा किया था। लगभग 300-400 पेज का शीला जी के खिलाफ सबूत है। क्या शीला जी पे कार्रवाई हुई थी? के सामने वो तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दिल्ली याद करती है उनको। हर गली में सट्टा चलता है, हर गली में नशा बिकता है। तो जब ये जो नस्लें खराब की जा रही है उसका दुख सबसे ज्यादा होता है। इनका ध्यान इतना ही है कि भाई बीजेपी के कौन है, कांग्रेस के कौन है। कांग्रेस की वोट अगर आइडेंटिफाइड की है तो उनको कैसे परेशान किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस का जो BLA-2 है, BLA-1 है, वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस किसी से दबने वाली नहीं है। कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। मैं हूं गणेश यादव। मैं अपने कार्यक्रम के तहत प्रत्येक कार्य क्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं और उनके द्वारा संगठन हित में किए जा रहे कार्यों को लेकर के बड़ी बेबाकी से और बारीकी से चर्चा करता हूं। आज ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी हमारे समक्ष मौजूद है। इनसे जानेंगे क्या कुछ कहती है दिल्ली संगठनात्मक दृष्टिकोण से और वर्तमान सरकार की कार्यशैली को किस नजरिए से देखते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपको। नमस्कार गणेश जी, बहुत बहुत बधाई। पूरे देश में कांग्रेस संगठन में दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जो AICC कनेक्ट है उसमें 98% की उपलब्धि बहुत कुछ बयां करती है। यह सब कैसे संभव हुआ? देखिए, कंटिन्यूअस एफर्ट जब भी किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आता है। मुझे खुशी इस बात की है कि
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, वैसे तो हर कोई अपने आप को शाबाशी देने की कोशिश करता है, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक कांग्रेस कनेक्ट करके एक पोर्टल शुरू किया है, जिसमें संगठन की क्या स्थिति है, किस लेवल पर क्या कार्य हो रहे हैं, किस किस तरीके के काम हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल काम हो रहे हैं, पब्लिक रीच के काम हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों का आकलन जो है AICC कनेक्ट के द्वारा किया जाता है। और मुझे खुशी है कि मात्र 1.5 महीने पहले हमें उससे उसका एक्सेस मिला, और आज 98% जो कार्य हैं उनको पूर्ण करते हुए दिल्ली ने अपना स्थान बनाने का काम किया है। धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे जो कार्यकर्तागण हैं, मेरे साथी हैं, नेतागण हैं, उनके जो ईमानदारी के साथ जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उसका ही बड़ा रिजल्ट है कि आज हम संगठनात्मक रूप से हम ये दावा कर सकते हैं कि एक मजबूत ताकत दिल्ली में कांग्रेस की बनी है। इसमें निश्चित ही 1.5 महीने में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हम पिछले 1.5 वर्षों से हमारा प्रायोरिटी थी कि दिल्ली में, क्योंकि एक बड़ा झटका लगा था, हम लगातार 3 बार विधानसभा में फेल हुए, लोकसभा में फेल हुए, और बहुत सारे सीनियर नेतागण जो थे वो हमको छोड़कर निकल गए थे। तो ऐसे समय में जब आप विधानसभा में जीरो हो, तो हमने चर्चा की आपस में और ये निर्णय लिया कि ये 1 साल, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कॉल तो थी, लेकिन हमने भी अपने जो साथी यहाँ पर थे, संगठन के लोग थे, उनसे चर्चा की और ये तय किया कि एक सिस्टमैटिक तरीके से कंसंट्रेटेड एफर्ट्स, कंटिन्यूअस एफर्ट्स जो हैं संगठन को बेहतर बनाने के लिए किए जाएं, और उसी का रिजल्ट है कि आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं तो धन्यवाद बार बार करता हूं कि जो हमारे साथी हैं, जिन्होंने ये करके दिखाया, जिनकी वजह से ये संभव हो पाया है। आज हमें खुशी है कि चाहे प्रदेश के लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो, चाहे मंडलम की हो, ब्लॉक की हो, या सेक्टर लेवल, और यहाँ तक कि बूथ पे भी हमारा कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ। सर, कांग्रेस का इतिहास लगभग 150 वर्ष होने को है। कुछ दिनों बाद समय अनुसार तो बदलाव होते रहे और संगठन को मजबूती देने के लिए हाईकमान द्वारा समय समय पर बदलाव किया जाता रहा है। 2013 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद संगठन में बहुत सारी चीजें आई। वर्तमान में देखने को मिल रहा है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मंडलम, ब्लॉक, जिला, प्रदेश पूरी तरह से चाक चौबंद। कैसे ये सब संभव? मैंने बताया, देखिए, जब आप ईमानदारी के साथ और एक कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं, आपके पास टीम हो, आपकी बेहतर टीम काम करती है, तो उसके ऊपर नजर बनाए रखना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि काफी डीमोटिवेटेड थे जब हमारा कैडर। आप समझ सकते हैं, जब आप लगातार हारते हैं या चुनाव दर चुनाव आपको शिकस्त मिलती है, तो डीमोटिवेट भी हो जाता है। तो इस दौरान हमने मेहनत की, प्रोग्राम्स लागू किए, कुछ सामाजिक कार्यक्रम उसमें लागू किए, कुछ राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया। और मुझे याद है कि सबसे पहली जो एक शुरुआत हमने की वो ये थी कि हमारे जो कार्यकर्ता थे उनके पास कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था कि वहां पर बैठें, बात करें, चर्चा करें, क्या कमियां हैं, कैसे ठीक की जा सकती हैं, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कौन साथी है जो छूट गया है उसको कौन से को लाने को हमें प्रयास करने चाहिए, किस वजह से नाराज है। तो मुझे याद है कि हमने मंथली मीटिंग्स ब्लॉक लेवल पर शुरू की, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि शुरू में जरूर लोगों की जो अपने अंदर की भड़ास थी, किसी को परेशानी थी, किसी को मुझसे परेशानी थी, किसी को किसी और से परेशानी थी, वो निकल कर आई। और आप समझ सकते हैं, जब भड़ास निकल जाती है तो फिर आदमी शांत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मंथली मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ आज से 1.5 वर्ष पहले, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे थी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी या प्रदेश लेवल पे थी, उनका एक बड़ा असर जी। कांग्रेस के संगठन में देखने को मिला। मैं एक बात से हमेशा सहमत हूँ, और मुझे ये
कहने में गर्व भी महसूस होता है कि कांग्रेस जो है वो विचारधारा है, और विचारधारा के लोग, कोई ऐसी गली कूचा नहीं है जहां पर कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। सिर्फ उनको संगठित करना, उनको पहचान देना, उनको इज्जत और सम्मान देना और उसको उस प्लेटफॉर्म पे लाना सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसको हमने कंसिस्टेंटली काम करते 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 आज 1.5 वर्षों में हम उसमें कामयाब हो पाए। आज हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमेटी पिछले कई वर्षों से नहीं थी, हमने एआईसीसी अप्रोच किया और मुझे खुशी है कि 37 लोगों की एक अच्छी कमेटी हमें मिली, पीएसी के कमेटी हमें मिली, और उसके बस पश्चात हमने उनका कार्य विभाजन करते हुए लोगों को डिस्ट्रिक्ट का, किसी को आउटरीच प्रोग्राम का, किसी को कम्युनिकेशन का, डिफरेंट उन रोल्स को जिम्मेदारी देने का काम किया। उसका नतीजा है कि जब वो लोग उस अथॉरिटी के साथ अपनी विधानसभा में गए या डिस्ट्रिक्ट में गए या विधानसभा में गए या ब्लॉक में गए, तो वहां पर उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि एक जो कंटिन्यूस एफर्ट था उसको संगठित कर कर एक जगह पर लाना, जो चैलेंज था वो बहुत आसान सा होता हुआ नजर आया। आज खुशी है हमें कि कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई प्रोग्राम हम देते हैं, परेशानियां होती हैं, हर रोज सरकार की जो नाकामियां हैं उसको उजागर करने का हम काम करते हैं, सरकार की जो कमियां हैं उसके बारे में मुखर होकर बात रखने की कोशिश जो करते हैं, तो उस एक आवाज को मल्टीपल आवाज में इको जो है वो सुनाई देती है। वो फिर एक अच्छा स्वरूप लेकर, मुझे लगता है कि आज जो परसेप्शन कांग्रेस के बारे में आज से समझिए कि 15 के बाद, खासतौर पे 13 में ही डिबैकल हुआ, 42-43 हम विधायक थे, उसमें से सिर्फ 8 ही वापस चुन के आए, और जब 15 का चुनाव हुआ तो वो भी लोग जो थे वो विधानसभा नहीं पहुंच पाए। मैं भी उनमें से एक था, मुझे भी 13 में मौका मिला, 2008 में मौका मिला, और मुझे इस बात का खुशी भी है, गर्व भी है कि मेरे लोगों ने मेरी मेहनत को देखते हुए, जहां सब चुनाव हार रहे थे, तो 13 में भी हम 25,000 वोटों से जीते। लेकिन समय का चक्र है, कई परसेप्शंस होते हैं, कई चीजें आदमी जो है अपने प्रस्तुत करने में कई बार कामयाब हो पाता है, कई बार नहीं कामयाब होता है। एक सपनों का सौदागर आया, उसने सपने दिखाए, लोग उस सपनों में बह गए, उनको सच मान लिया, और आज मुझे एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि उस सौदागर को बाहर किया। लेकिन उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में पिछले कई सालों के बाद आई थी, क्योंकि आपको याद होगा 15 साल हमारी सरकार थी, 12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तो 27 सालों के बाद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया। लेकिन मुझे दुख भी होता है कि उसी भारतीय जनता पार्टी जिसने सपने बड़े बड़े दिखाए थे, वो सपने धाराशायी होते नजर आए, वो सिर्फ हवाई फायर नजर आ रहे हैं। कहने में और करनी और कथनी का जो फर्क है वो आज दिल्ली में साफ नजर आता है। आपने बड़े बड़े वादे कर दिए, महिलाओं को 2500 दे देंगे, हम जो एयर है उसको क्लीन कर देंगे, हम यमुना साफ कर देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर देंगे, हम करप्शन खत्म कर देंगे। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत आज आप कहीं पे जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, जो फीस थी वो बढ़ गई है, करप्शन और ज्यादा बढ़ गया है। महिलाएं आज भी मोर रिसेंटली अभी उन्होंने फॉर्म निकालने की बात कही है, लेकिन उसमें भी अगर आप थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो किस तरीके की योजना को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है और उसमें कितने लोगों को फायदा हो पाएगा, मुझे शक है कि 10% महिलाएं भी उसका लाभ नहीं ले पाएंगी। तो ये जो जमीन से कनेक्ट नहीं होने का असर है, सरकार सिर्फ हवाई स्कीम बना दे और उसका जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से नाकामयाब होंगे। कुल मिला के एक सपना किसी ने दिखाया था वो अब खत्म हुआ है, लोग वापस से जो है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि हमने इस दौरान
अपना जो फोकस था वो संगठन की तरफ भी किया, और उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है कि हमारी जो एक क्रेडिबिलिटी खो गई थी, जो एक परसेप्शन ये हो गया था कि कांग्रेस तो अब वापस आ ही नहीं पाएगी, जीत नहीं पाएगी, लगातार हार का असर जो था उससे हम उबर कर आए हैं, उससे हम निकल कर आए हैं, और आज कांग्रेस जो है संगठित, एकजुट नजर आनी शुरू हो गई है। सर अक्सर देखा जाता है कि सत्ता से जो दूर होती पार्टियां, उनमें लोग कम शामिल होते, पार्टियों को अधिकतर लोग छोड़ते, लेकिन यह विपरीत देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों का हाल के दिनों में कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ तो संकेत है। यह सब कैसे संभव? नहीं, निश्चित ही मैंने कहा ना कि जब आप ईमानदारी के साथ काम करना शुरू करते हैं, जो एक मिथ हो गया था जब वो टूटता है, जो वो तिलिस्म जो टूटता है, जब सपने टूटते हुए नजर आते हैं, तो लोगों को वास्तविकता में आना पड़ता है, और वास्तविकता कांग्रेस है। कांग्रेस ने इस दौरान अपनी मेहनत से, अपनी कार्यों से मैं कहूँगा, और एकजुटता जिस तरीके से दिखाई, उसका रिजल्ट है कि बहुत सारे जो हमारे छूटे हुए साथी हैं वो पार्टी में वापस आ रहे हैं। बहुत सारे वो जिनका सपना टूटा है आम आदमी पार्टी से, वो लौट कर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने उम्मीद जताई थी भारतीय जनता पार्टी शायद इस दिल्ली का भला करेगी या उनका कोई भला करेगी, वो लोग पार्टी में आ रहे हैं, तो हम दिल खोल के उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आज इस बात का एहसास, इस बात का विश्वास हमारे कैडर में भी है कि जो लोग मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़े रहे, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहे, उनको निश्चित ही सम्मान देने का काम आज पार्टी द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, और जैसा कि चुनावी वायदे होते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से चुनावी वायदा करता है। दिल्ली बहुत बदलने वाली थी, लेकिन दिल्ली बदली नहीं, बद से बदतर होती जा रही है। इसको आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा से एक बात समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी प्रकार से ना तो वो देश हित में है और ना दिल्ली के हित में है। हमने बार बार देखा है भारतीय जनता पार्टी कई बार सत्ता में आई है, लेकिन उसका फोकस जो है वो डिवीजन रहा है। वो देश को बांटने की कोशिश करती है। वो जो देश का मौजूदा संविधान है उसको कमजोर करने की कोशिश करती है, और कहीं ना कहीं जब से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से आलम ही दूसरे हैं। तब से एक नया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का देखने को मिला, जिसमें डेमोक्रेटिक तो कुछ भी नजर आता नहीं। हाँ, ऑटोक्रेटिक तरीके से लोगों को हाँकना, इस देश को हाँकना, इस देश की जो संपत्तियां हैं उनको कौड़ियों के दाम बेचना, कुछ चंद लोगों को बेनिफिट देने के लिए इस देश को नीलाम कर देना, ये बहुत स्पष्टता के साथ नजर आया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, चाहे वो किसानों की आय डबल करने की बात कही थी, काले कानून लाकर उल्टा उनके ऊपर थोपने की कोशिश की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ किसान संगठनों का, जिन्होंने मजबूती से उसका टक्कर लिया, और 1 साल के संघर्ष के बाद, हजारों जान गंवाने के बाद काले कानून वापस हुए, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। इसी प्रकार से आज छात्रों की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ अगर पेपर लीक के खिलाफ खास तौर पे मैं बात करूं, तो जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है और जिस तरीके से जेन जी ने उसको उठाने का काम किया, ये काबिले तारीफ है। हमारी पार्टी ने भी इस मुद्दे को सही समय पर भांपते हुए देश भर में गूंज के नाम से प्रोग्राम चलाए। माननीय राहुल गांधी जी स्वयं कई जगह जाकर उनको लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको संबोधित किया, और मुझे खुशी इस बात की है और गर्व मैं महसूस करता हूँ अपने नेता पर कि जब चीजें कंट्रोल में नहीं रही, जब ये देखने में आया है कि ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है,
एक उम्मीद थी कि पार्लियामेंट में शायद बात रखेंगे तो पार्लियामेंट में सुनी जाएगी, लेकिन पार्लियामेंट में भी हालत जस के तस रहे और फाइनली राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देना पड़ा, उनको मजबूर होना पड़ा। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने इस सारे मुद्दे को उठाया, जिस तरीके से इस जन जी के साथ उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मुझे गर्व के साथ साथ खुशी भी है कि उसका रिजल्ट है। निश्चित ही धरने प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पर भी हुए और वहां पर भी युवाओं ने सबने समर्थन उसका किया। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक समूचा विपक्ष जिस तरीके से उस आंदोलन के खिलाफ खड़ा हुआ, तो उसका असर देखने को मिला कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, मजबूर होना पड़ा इनको कि नया कानून लाए। और आज कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद हुई कि शायद कुछ बदलेगा, लेकिन साथ के साथ कुछ सवालात भी जो हैं वो आज भी साफ दिखने को मिलते हैं। हमने आपने महसूस किया कि ये जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय बच्चों के ऊपर जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे उनको डंडों से पीटा गया, उनको पैलेट गन उनके ऊपर चलाई गई, उनको घसीट घसीट कर उनके साथ जो है बहुत दुर्व्यवहार किया गया। उन लोगों को अपनी आवाज उठाने से कोशिश की गई कि किसी तरीके से उनको दबाया जाए। ये तो सलाम करता हूँ कि हमारे युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने हकों को लड़ाई लड़ने का काम उन्होंने मजबूती के साथ किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल बनते हैं कि जब सादी वर्दी में लोग उन बच्चों की पिटाई कर रहे थे, महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहे थे, महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार था वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन इस चीज की जांच भी तो होनी चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति था कि बच्चों के ऊपर, नादान बच्चों के ऊपर पैलेट गन की चलाने की इजाजत दे रहा था? कौन वो व्यक्ति था जिसने इन महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का खुली छूट दिल्ली पुलिस को और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनको दी? तो ये सवालात हैं और कहीं ना कहीं इस सारे प्रकरण में मुझे साफ नजर आता है कि जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है देश में, दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसी रहे, देश के सिटीजन्स के साथ कैसा व्यवहार रहे, देश के स्टूडेंट्स के साथ कैसा व्यवहार रहे, पुलिस का खास तौर पे और पैरामिलिट्री फोर्सेस का। तो ये कहीं ना कहीं सीधी सीधी जिम्मेदारी जो है वो अमित शाह जी की बनती है। आज जब पार्लियामेंट में कानून के ऊपर चर्चा हो रही है, आज जब पार्लियामेंट बैठी है, तो माननीय होम मिनिस्टर गायब है, माननीय प्रधानमंत्री गायब है। इस तरीके से संसद नहीं चलता है। तो हम माननीय राहुल गांधी जी और हम सब का ये मानना है या पूरे विपक्ष का ये मानना है कि ये जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। किसके ऑर्डर्स पर इस तरीके का कानून की धज्जियां उड़ाई गई, किसके ऑर्डर पर इन बच्चों के साथ इतना अत्याचार हुआ, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इन जिम्मेदारियों को जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको इस्तीफा होना ही चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी हालत कमोबेश इसी तरीके के रहे। आपने वादे कर दिए, बातें कर दी, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं तो उसके बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। आपने हवाई फायर तो कर दिए, अभी मैंने बताया 2500 का कैसे वादा किया है, लेकिन साथ में कंडीशंस लगा दी कि 10 साल से आपको कम से कम यहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए। ये दिल्ली है, यहाँ ये सबकी दिल्ली है। इसमें अगर इस तरीके से आप छटनी करने की कोशिश करेंगे तो कितने % महिलाओं को उसका लाभ मिल पाएगा? इसी में आपने कह दिया कि 2500 में से सिर्फ 1000 ही यूटिलाइज कर सकते हैं। 1500 जब चुनाव 2029 में आएंगे उससे पहले नहीं खर्च कर सकते। तो क्या ये चुनाव खेल रहे हैं या ये चुनावी स्कीम्स हैं जिसका ये काम जो जो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने 1.5 वर्ष तो पहले निकाल दिए। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर शोर से ये वादा किया था कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये मिलेंगे और
पहली जब सरकार बनेगी तो उसके पहले ही रक्षाबंधन के दिन मिलेंगे। जी दूसरा रक्षाबंधन आ गया है, अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपने बीच में सुना होगा कि कमेटी बना दी गई थी, जी कमेटी में कौन थे, क्या रिकमेंडेशन थी, वो गायब है। नोटिफिकेशन आपने निकाल दिया, कह रहे हैं कि जब तक आप विधायक जी के पास नहीं जाएंगे, उनके अंगूठे और सांसद जी के साइन नहीं पास। करवाएंगे या सांसद जी के पास नहीं जाएंगे तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये कौन से कानून है? हम भी सरकार में रहे हैं, हमने भी ये सब काम किए हैं, हमने भी महिलाओं को, खास तौर पे विधवा बहनों को, अपाहिज लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया। हमने तो कभी ये मैंडेटरी नहीं किया कि आप एमएलए या एमपी से सिग्नेचर जरूर कराएं। आजकल नया ट्रेंड शुरू हो गया, कोई भी सरकारी लाभ उठाना है तो आपको पहले रिकमेंडेशन जो है वो एमएलए से या एमपी से लेनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले अम, रामलीला की वो चल रही थी, जी उसमें भी आपने कहा कि भाई अगर किसी को सरकारी मदद चाहिए तो आपको एमएलए एमपी से सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। आजकल ये कावड़ का वो चल जी रहा है, जी इसमें भी आप कह रहे हैं अगर कैंप लगाना है तो आपको एमएलए एमपी से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। इससे पहले छठ मैया की पूजा थी, आप जो भी इतने सालों से जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके कैंप्स कैंसिल कर दिए गए, उनकी फाइनेंशियल एड आपने बंद कर दी, सिर्फ इस बहाने कि भाई वो लोगों की सेवा कर रहे थे। क्या वो इस बात का खामियाजा भुगत रहे हैं कि उनको कांग्रेस के समय में या आम आदमी पार्टी के समय में कैंप में व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई थी? एक पूरा नॉर्म्स होता है, एक पूरा क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया पार कर कर ही वो लोग वहां तक पहुंचे। हमने पहली बार देखा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आपकी ठेकेदारी है कि आप धार्मिक जो आयोजन है उसके लिए सरकार से मदद ले सकते हैं। अन्य कोई अगर सामाजिक व्यक्ति है जो जिसकी आस्था है, अगर वो सरकार से मदद लेकर लोगों की सेवा करना चाहे तो नहीं कर सकता, उसको पहले शपथ पत्र पे साइन करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो ये किस तरीके के कानून आप लागू कर रहे हैं, समझ से बिल्कुल परे है। आप जितना कोशिश करेंगे कि इस देश को कांग्रेस मुक्त कर दें, उतना ही ज्यादा मैं मानता हूं कि कांग्रेस जो है युक्त और हो मजबूत होकर निकलेगी। ये बात शायद अभी तक इनकी समझ में नहीं आई है। आप देखने देखा किस तरीके का माहौल, पूरा जो पोल्यूशन की हालत है लगातार खराब बनी हुई है। आपने देखा यमुना की सफाई के नाम पर जब छठ मैया का पूजा करने का समय आया तो प्रधानमंत्री जी के लिए स्पेशल अलग घाट बन जाते हैं, लेकिन बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? उनकी आस्थाओं का क्या? अब पानी भरता है तो आप चंद जो पुराने पॉइंट्स हैं वहां पर पहले से पंप पंप लगाकर व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन जब दिल्ली पूरी डूब गई, उन दिल्ली वासियों का क्या? ये दिल्ली जो है सिर्फ मिंटो रोड तक ही सीमित नहीं है, माफ कीजिए। ये दिल्ली जो है वो सिर्फ आईटीओ तक सीमित नहीं है। ये दिल्ली जो है, दिल्ली के जो लोग रहने वाले हैं उनसे दिल्ली बनती है, और उनके घरों में पानी, उनके स्कूलों में पानी, उनके सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनके घरों में पानी घुस जाता है। आप उसकी तरफ संज्ञान ही नहीं लेते हैं। सिर्फ वाई वाई लूटने के लिए आपने चंद जो पॉइंट्स थे पुराने दिल्ली के, वहां पर आपने पंप लगा के वाई वाई लूटने की कोशिश की। वहां पर पत्रकारों को बुलाकर आप वाई वाई लूट रहे। मैं दिखाता हूँ, मेरे अपने हमारे कांग्रेस के साइट पे चले जाइए, सोशल मीडिया पे चले जाइए, आपको दिखेगा कैसे घरों में घुसा हुआ है पानी, कैसे सरकारी बिल्डिंग्स में पानी घुसा हुआ है। तो ये जो है सिर्फ बातें करने तक सीमित है, धरातल पर लाने की कोई प्रयास इस सरकार के द्वारा नहीं किए जा रहे। इन सभी विषयों पे जब वर्तमान सरकार से बात की जाती है उनका सटीक जवाब आता है 15 वर्ष कांग्रेस के, 12 वर्ष आम आदमी पार्टी के। इन कमियों को भरने में हमें समय तो लगेगा, आखिर ऐसी क्या कमी कांग्रेस छोड़ गई थी और 12 वर्ष आम आदमी पार्टी छोड़ गई थी जिसमें इनको भरपाई करने में समय लगेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस का जो 15 साल का शासन रहा, उस दौरान हमें याद है कि 98 में शीला जी
की सरकार बनी, उससे पहले 93 से 98 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दिल्ली की हालत बहुत बुरी थी, कहने के लिए बिजली की जो थी व्यवस्थाएं नहीं थी, पानी की प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मेट्रो नहीं था, आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं था। इन सभी चीज़ों पर और सामाजिक के और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर मैं कहूँ कि सामाजिक रूप से भी सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो बुजुर्गों को पेंशन देने की थी या जैसे मैंने कहा कि सोशल सेक्टर के लिए भी लगभग जो है 60% बजट, जब हम 2013 में गए हैं तो उस समय 60% बजट जो था वो सोशल सिक्योरिटीज पे, जो लोग यहाँ के बासिंदे हैं उनके लिए हॉस्पिटल बेहतर हो, उनके लिए स्कूल बेहतर हो, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उन सभी चीज़ों के ऊपर कार्य किया गया था। लाडली योजना किसी से कोई छुपे नहीं है। छिपी नहीं है। आज भले ही उसका नाम ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भले ही वो उसको बंद करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की, या एक पूरा डिस्पेंसरीज का जो एक नेटवर्क था दिल्ली कांग्रेस ने, जो उस समय दिल्ली की सरकार ने बनाया था, वो आप उसका नाम आम आदमी आए तो मोहल्ला क्लिनिक हो जाए, अब उसका आरोग्य फिर मंदिर। दोबारा से नामकरण उसका चेंज करके आरोग्य मंदिर कर दीजिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो कांग्रेस के समय में काम हुए थे, आज दिल्ली के आप स्कूलों की कितने स्कूल पहले थे, आज कितने हैं, कितने स्टूडेंट पहले पढ़ते थे, आज कितने पढ़ते हैं, पूरा डेटा अगर मैं खोल के रखूं तो सब कुछ सामने है। तो ये बात तो सत्य है कि कांग्रेस के समय में 15 साल के आदरणीय शीला जी के समय में हर रोज नई फ्लाईओवर्स बनते थे, ग्रीन कवर भी लगभग 2.5% से लेकर 20% उस समय हुआ, दिल्ली की मेट्रो ने स्वरूप लिया, हर फेज समय पे कंप्लीट होते थे, दिल्ली का चाहे रोड हो, चाहे फ्लाईओवर्स हो, चाहे अंडर पासिस हो, रेलवे अंडर पासिस हो, अनऑथराइज कॉलोनीज को पास करने की बात हो, या अन्य जैसे मैंने कहा कि हर फील्ड में आरडब्ल्यू की जन भागीदारी योजना। भागीदारी आज कहाँ है भागीदारी? आप ठीक कह रहे हैं। एक 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 ऐसी संरचना की गई थी कि जो लोकल लेवल पर लोकल समस्याओं का समाधान हो सके। हमने आरडब्ल्यूएस को संगठित किया, उनको बाकायदा फंड देकर, उनकी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए छोटा छोटा फंड देकर उनको एम्पावर करने का काम किया था। आज कहाँ है वो स्कीम्स? नहीं है। तो 12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, मुझे दुख होता है कि किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं बन पाया, और नया तो बनना छोड़ दीजिए, कोई बच्चा पैदा हो जाता था तो उसका नाम चढ़ना भी पंजीकरण नहीं हो। जो पंजीकरण है उस राशन कार्ड पे नाम चढ़ाया जाता है, जी क्योंकि राशन मिलता है पर नाम के हिसाब जी से, जी। और उसका नाम नहीं चढ़ाया जाता था। बच्चे 10-10 12-12 साल के घूमते हैं लेकिन उनका नाम ही नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि बुजुर्गों की पेंशन थी, कोई नई पेंशन नहीं बनी उस दौरान। तो ये समस्याएं हैं, आपने उनके बारे में क्या सोल्यूशन दिया? आप भी कोई सोल्यूशन लेकर नहीं आए। क्या था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बुजुर्गों को 2,500 से 3,000 तक भी पेंशन मिलती थी। क्या कारण थे कि जो लोग थे उनको राशन मिलता था, राशन कार्ड मिलता था, उनका नाम चढ़ते थे? क्या कारण थे कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी लिमिटेड बजट था, आज आपने लाख करोड़ रुपए का तो बजट बना दिया, लेकिन उसमें से खर्च कितना किया और कितना लोन आप दिल्ली के ऊपर सर पर चढ़ाना चाहते हैं? आप 12,000 करोड़ रुपए कहते हैं लोन लेंगे, आप टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, और खर्च के नाम पर आता है तो आप खर्च कर नहीं पाते हैं। तो ये जो गैप्स है ये सबके सामने है, ये पूरी दिल्ली जो है, समझदार लोग हैं, सब समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की आप बात कर लें, आप यहाँ पे महंगाई की बात कर लें, हर पहलू पर मैं कहूँ तो ये सरकार जो है पूरी तरीके से नाकाम नजर आती है, एक फेलियर नजर आती है। सर, जहाँ तक राशन कार्ड में नाम की बात की आपने, तत्कालीन सरकार और वर्तमान सरकार इन दोनों का ही आरोप रहा है कि कांग्रेस के समय में जो राशन कार्ड बने थे वो फर्जी तरीके से बने थे, हम इसको नए तरीके से बनाएंगे।
जिसके कारण इतने लंबित कर दिया गया? क्या भाई फर्जी 15 बनता है? साल में आप आरोप लगाने में नंबर 1 है। आप कहते थे कि कांग्रेस की सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री सब भ्रष्ट हैं। आप मुझे एक 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 मंत्री के खिलाफ चार्जशीट तो छोड़िए, कोई जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंप्लीट हुई क्या? या किसी को जेल तो जाने की छोड़ दीजिए, किसी के खिलाफ चार्जेस भी लगे क्या? नहीं लगे। आपको क्या ऐसी चीज थी कि जो कांग्रेस ने किया था, आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आप सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए अगर आप नए नए फर्जी इस तरीके के नाम देंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और कमियां थी तो उन कमियों को दूर करते हुए आपको 12 साल लग गए क्या? क्यों लग गए 12 साल? मेरा सवाल है, सीधा सीधा सवाल है, क्या कारण थे? अगर आप में कुछ गलतियां थी, अगर कांग्रेस की सरकार ने कुछ फर्जी काम किया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आज भी खुले हैं, करके बताएं। जब कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो काम करना तो आता नहीं है। इसमें फिर कहीं ना कहीं जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं उनके ऊपर दोष दोष मंडने के काम करेंगे। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यही कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी की सरकार थी, जिसने सीएनजी और बसें लाकर दिल्ली के वातावरण को ठीक किया। एक झटके में सीएनजी, डीजल से सीएनजी पे लाने का काम किया। यही हमारी सरकार थी जिसने केरोसिन ऑयल को खत्म करके गरीब लोगों को फ्री सिलेंडर तक देकर पूरी तरीके से दिल्ली को केरोसिन फ्री करने का काम किया। आपकी सोच होनी चाहिए। आपके सोच बड़ी हो रखेंगे तो निश्चित ही समाधान भी निकलेगा। आप जब तक सिर्फ दोषारोपण करते रहेंगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और हम तो चैलेंज करते हैं ना कि आप करिए हमारे खिलाफ कार्रवाई। अगर हमने कुछ गलत किया है, हमने कोई फ्रॉड किया है, हमने कोई घोटाला किया है, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए। सर, एक 2013 के चुनाव का वाकया याद है। एक नई नवीली पार्टी का जन्म हुआ था। उन्होंने सार्वजनिक और सभी मंचों से घोषणा किया था। लगभग 300-400 पेज का शीला जी के खिलाफ सबूत है। क्या शीला जी पे कार्रवाई हुई थी? आपके सामने है। वो तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दिल्ली याद करती है उनको। और उन झूठों के बुलंद पर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सपनों के सौदागर आए, सपने दिखाए, लेकिन सपने को हकीकत में तो कभी बदल नहीं पाए। हाँ, तिलिस्म जरूर टूटा है इनका, उसमें जरूर 12 साल लगे, लेकिन आखिरकार लोगों ने उनको सही पहचाना। मुझे एक अभी का वाक्य नजर आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे आपने दिल्ली को बर्बाद किया, अभी पंजाब में मैं सुन रहा था कि पंजाब के हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जब तक आप पुराने पैसे लोगों के नहीं देंगे तब तक नई कोई स्कीम चालू नहीं करेंगे। आप रेवेन्यू में, आपने जब याद होगा कि पंजाब में भी जब सरकार बनाने लगे थे तो कहा था कि भी हम ये जो सैंड माफिया उसको खत्म करके इतना बजट ला देंगे। कहाँ गया वो सैंड माफिया? आप कह रहे थे कि हम वहां से जो है नशा खत्म कर देंगे। आप वहां तो नशा खत्म नहीं कर पाए। हाँ, दिल्ली में जरूर नशे की जो पोद है वो लगा के चले गए। वो भी आज दोगुनी। आज दोगुनी नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 गुना हो गई होगी। आपने वो पौधे यहाँ लगा दिए। आज किसी भी दिल्ली के गली कोने में चले जाइए, जहां एक तरफ हम महंगाई की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, सट्टेबाजारी की मार झेल रहे हैं, वहां सबसे बड़ा उसका कारण ये भी है कि लोग नशे का जो हैं, जो विस्तार। नए बच्चे हैं और जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और जब इजीली अवेलेबल नशा होगा, आप कोई गली का कोना देख लीजिए, किसी भी जगह पर आप जाके देख लीजिए, हर गली में सट्टा चलता है, हर गली में नशा बिकता है। तो जब ये जो नस्लें खराब की जा रही हैं, उसका दुख सबसे ज्यादा होता है। सर, क्या कांग्रेस वाली दिल्ली पुनः लौटेगी? देखिए, हमें उम्मीद है और लोगों का विश्वास भी लौट रहे हैं। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम लोगों को हमारी जो कार्य प्रणाली है उससे अवगत करा रहे हैं।
और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके के रिजल्ट्स अब एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों में और कुछ महीनों में हुई है, उसी प्रकार से दिल्ली में भी हम इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे। आम आदमी पार्टी पहले ही एक्सपोज हो चुकी है। तो कुल मिला के हमें उम्मीद है आज हम एक बेहतर संगठन के साथ एक मजबूत स्थिति में बैठे हैं और लोगों तक, जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी लड़ाई में मजबूती के साथ उनके खड़े नजर आएंगे। एक व्यक्तिगत और तर्क संगत प्रश्न है, जब भी संगठन में बदलाव होता है तो अध्यक्ष अपने सोच समझ और अपने अनुभव के देखते हुए संगठन में बदलाव करते हैं। आपके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि आपने संगठन में अधिकतर अपने लोग रखे हैं, क्या सच है, क्या कुछ? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अब बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया हमारा सिस्टम, और हमने ये कोशिश की कि जो 1.5 वर्ष पहले हमने एक पूरा नेटवर्क बनाया था जिसमें विधानसभा के ऑब्जर्वर्स थे, जिसमें लोकसभा ऑब्जर्वर्स थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के ऑब्जर्वर्स थे, जिन साथियों ने लगातार पिछले 1.5 वर्ष काम किया, जो भी साथी यहाँ पहुंचता था या हम अप्रोच करते थे किसी को कांग्रेस में जोड़ने की, जब भी बात आती थी तो हम कोशिश करते थे कि कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको संगठन के साथ जोड़ दिया जाए। मुझे इस बात का गर्व है कि जिन साथियों ने, हमने ये नहीं देखा कि कौन किस ग्रुप से आता है, किस उससे आता है, यहाँ पर ग्रुपिज्म खत्म हुआ और सिर्फ एक कल्चर बचा, काम का कल्चर। जिसने काम किया उसको पार्टी ने संगठन में सम्मान देने का काम किया। अब 37 के 37 साथी, जो बहुत छोटी कमेटी है, लेकिन मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि 37 के 37 साथी वो लोग हैं जिनका अगर आप फेसबुक उठा के देखेंगे कि उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सिर्फ संगठन को मजबूत करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसी प्रकार से आज मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है जब आज डिस्ट्रिक्ट में अपनी जगह बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज में जगह बनाने के लिए लोग लालायित हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आई है। आज ब्लॉक की कमेटियों में अपना स्थान बनाने के लिए कांग्रेस के वर्कर्स लालायित हैं। आज मंडल और मंडल की कमेटियां हमने बना दी है। आज सेक्टर्स और के अध्यक्ष हमने नियुक्त कर दिए, 5-5 बूथ पर एक एक सेक्टर इंचार्ज बना दिया। उसके भी 6-6 लोगों की कमेटी हम तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी तैयार हो जी। 15 अगस्त तक मुझे उम्मीद है, हमने टारगेट रखा है कि इसको 15 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार से आज 13,031 जो है BLA-2 मुस्तैदी के साथ SIR का मुकाबला कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि दिल्ली में बहुत सारे वोट्स कटेंगे, उसके कारण भी है, उसके कारण ज़्यादा ये भी है कि बहुत सारे साथियों ने जब जो अभी कुछ दिन पूर्व जैसे बिहार में हुई या हरियाणा में हुई या राजस्थान में हुई, तो जिन लोगों के वोट्स जो जिस जिस प्रदेश से आते थे, उन्होंने प्रेफर किया कि हम अपने जो होम स्टेट है वहां पर अपनी वोट रखें। तो उस वजह से वोट तो कटेंगी, लेकिन हमें इस बात का खुशी है, इस बात की मुझे संतुष्टि है कि पहली बार फील्ड में कांग्रेस के BLA-2 नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो अपने BLA-2 बना ही नहीं पाई, वो तो आधे भी नहीं पहुंच पाई। हमने जहां 100% अपने BLA-2 बनाए, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित ही अपने BLA-2 बनाए हैं। लेकिन अगर फील्ड की बात करें तो आज फील्ड में सबसे ज्यादा कोई नजर आता है तो कांग्रेस का BLA-2 नजर आता है। आज कांग्रेस का जो सेक्टर इंचार्ज है वो नजर आ रहा है, आज कांग्रेस का जो मंडल का अध्यक्ष है वो नजर आ रहा है, ब्लॉक अध्यक्ष नजर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष आ रहा है। तो ये अपने आप में मैं मानता हूँ कि हमारी उपलब्धि है और मुझे गर्व भी है, मुझे खुशी भी होती है कि इस टफ समय में, इतने मुश्किल समय में जब सब छोड़ के भाग रहे थे, तब भी हमारी कांग्रेस जो है उभर कर, मजबूत होकर उभर कर आई है। SIR को लेकर के कितने संतुष्ट है कि पारदर्शी तरीके से हो रहा है? नहीं, देखिए, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत मनमानी चल रही है। अभी हाल फिलहाल हमने BLA-2 को कहा है और उसके ऊपर तस्दीक चाहते हैं कि जो है BLA-2 आकर साइन करेगी, जो किया अच्छा किया। तो हमने अपने BLA-2 को भी कहा है कि जब तक आपकी संतुष्टि नहीं हो, किसी भी पेपर को साइन नहीं करिए।
प्री एसआईआर हो गई, उसमें शिफ्टिंग के केसेस हो गए, उसमें डेथ के केसेस हो गए, उसमें जो है एड्रेस नहीं मिला तो वो मिल गए। और उसके पश्चात भी आज जिन लोगों को प्री एसआईआर में आपने क्लियर पाया आपके खुद के वेरिफिकेशन के बाद, अब आप फिर दोबारा से ऐसे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि ये तो शिफ्ट हो गए हैं या ये अपने घर पे नहीं मिल रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर अनपढ़ लोग ज्यादा है, यहाँ पर गरीब लोग ज्यादा है, वो एक दिन की नौकरी छोड़ के अपना एसआईआर कैसे? करवाने के लिए नहीं दर दर भटकेंगे। तो हमको उसी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी ताकि वो समस्या का समाधान कर सके, उनकी जो एसआईआर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। उस तरफ ध्यान नहीं है, इनका ध्यान इतना ही है कि भाई बीजेपी के कौन है, कांग्रेस के कौन है, कांग्रेस की वोट अगर आइडेंटिफाइड की है तो उनको कैसे परेशान किया जा सकता है। उनके बने हुए जो जो पिछले 30-30 साल से वोट दे रहे हैं, उनको किसी ना किसी बहाने उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे खुशी है कि कांग्रेस का जो BLA 2 है, BLA 1 है, वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और संगठन जो है वो जिस तरीके से काम कर रहा है, बहुत हद तक हम उसमें जो है कामयाब हमें भी होंगे। बहुत सी चीजें हैं, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में भी एक डायरेक्शन के खिलाफ गए हैं। हमने जो जिम्मेदारियां BLA 1 और BLA 2 को रखी गई थी कि भाई आप जो फॉर्म जमा कराएंगे उसकी वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी आपकी होगी, हमने उसको चैलेंज किया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हम गए। मुझे खुशी है कि कोर्ट ने भी ये कहा कि एक प्राइवेट जो व्यक्ति है, जो किसी पार्टी का वॉलंटियर है, वो कैसे किसी के भी पेपर वेरीफाई कर सकता है। वो जिम्मेदारी तो निश्चित ही BLO की होगी जो सरकारी तौर पे जी। आपने लगाया। उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पास वो सारी साइट्स और सारी चीजें सत्यापन करने के लिए अवेलेबल हो सकती हैं। लेकिन कांग्रेस या अन्य किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति कैसे उसका सत्यापन कर सकता है? उसकी कोई जिम्मेदारी हम उसके ऊपर लाद नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमें समय समय पर सामने आए तो हमने उसको चैलेंज किया है। CEO दिल्ली के जो हमारे हैं उनको भी हमने चैलेंज किया है। हमने कोर्ट्स में भी जाकर इनके खिलाफ अपनी आवाज को उठाया और कई जगह पर हमें बल भी मिला है। निकट भविष्य में आगामी वर्ष में निगम के चुनाव होने हैं। अक्सर कई बार देखा जाता है कि जब संगठन कमजोर हो जाता है तो प्रत्याशी चयन में कुछ ज्यादा आपाधापी होती है। इस बार बहुत जबरदस्त प्रक्रिया के तहत आप लोगों को प्रत्याशी चयन करने में मशक्कत करनी पड़ेगी। उसकी कैसे क्या तैयारी है? नहीं, हम तैयार हैं और बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी जब प्रायोरिटीज क्लियर हो तो समस्या नहीं होती है। हमने ये तय किया है कि जो व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, जो जीतने की संभावनाएं रखता है, जो संगठन के प्रति ईमानदार है, जो पार्टी के साथ लॉयल्टी जिसकी रही है, जो काम कर रहा है पिछले साल दर साल, हम उसको उसी को प्रायोरिटी देते हुए उसी को जो है नॉमिनेशन देने का काम करेंगे। और इसी प्रक्रिया के तहत हमने अभी से चिन्हित करने शुरू कर दिए हैं। अब हम उनका जो इवेल्युएशन है, जो उनकी आकलन है, तो वो उनके काम के द्वारा, क्योंकि अभी साल भर है, बहुत सारे काम आएंगे, संगठन के काम आएंगे, संगठन की बिल्डिंग के काम आएंगे, सामाजिक काम आएंगे, पॉलिटिकल धरने और प्रदर्शन होंगे, उनमें उनकी कैसी सहभागिता रहेगी, किस तरीके का रोल वो अदा करेंगे, कब तक कितना लोयल वो पार्टी के प्रति रहे हैं। एक एक व्यक्ति की हम बाकायदा जो है उसका अकाउंट खोलकर उसने क्या क्या संगठन के लिए किया, कितना अपने लोगों के लिए किया, उसकी खुद की टीम कैसी है, इन सभी पहलुओं को सक्रियता ध्यान कितनी? में रखते हुए जब 1 साल बाद या जब भी चुनाव आएंगे उससे 2 महीने पहले बैठेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी छंटनी पहले से ही हो चुकी होगी। क्योंकि जितना प्रेशर, अब प्रेशर कहूँ या मैं कहूँ कि हमारी मजबूरी है कि हम अगर इस स्पीड से काम नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं रेस में पीछे छूट रहे हैं। तो उस रेस को
के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे छूटेंगे ही छूटेंगे। छूटने का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं उनको संगठन में बेहतर अकोमोडेट कर पाएंगे। हर जगह पर हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ संगठन में काम कर सकते हैं, कुछ चुनाव लड़ने में माहिर होते हैं। तो उन चीजों को पहचानते हुए जिसकी जहाँ उपयोगिता रहेगी उसको वहां पर हम जरूर उसको स्थान देने का काम करेंगे। एक चीज आई है सर कि प्रदेश कांग्रेस ने प्रत्येक वार्ड से लगभग तीन लोगों जो तीन नहीं, मैं उसको क्लियर करता हूँ, मिनिमम तीन, क्योंकि महिला जी जरूरी है। कौन सी सीट महिला हो जाए किसी को नहीं मालूम है, जी कौन सी सीट एससी हो जाए तो एक एससी के लिए भी हमने कहा कि भी एक एससी जरूर होना चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, एक जनरल से भी चाहिए, जी क्योंकि डिलिमिटेशन कॉरपोरेशन का जो है वो सरकार के हाथ में होता है, किस समय क्या कर दे। तो हम उन सभी जो वो स्थिति होंगी, परिस्थितियां होंगी, उसके अनुसार हम तैयार रहना चाहते हैं। लिहाजा मिनिमम तीन है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वार्ड आए हैं जिसमें 10 भी हैं, 20-20 लोग भी इंटरेस्ट रख रहे हैं। हमने अभी सिर्फ इंटरेस्ट जानने की कोशिश की है। जो भी इंटरेस्टेड है हम उनको तोलने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने उन्हीं पहलुओं पर कि कितना लॉयल पार्टी के साथ रहा है, कितना परिश्रम कर सकता है, कितना टीम उसके साथ है, कितने प्रोग्राम्स में वो हिस्सा लेते हैं, उनमें क्या उनकी भूमिका रहती है, किस तरीके की भूमिका रहती है, वो सारी पहलुओं पर विचार करके ही हम अल्टीमेटली जो हमारा कैंडिडेट होगा उसको फाइनल करें। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस बदले हुए परिदृश्य में नजर आएगी। निश्चित है। सर नीट आंदोलन की बात करें तो आपने बड़ी बारीकी से कई चीज़ों पे चर्चा की है। सरकार यानी कि शासन और प्रशासन की ओर से एक बड़ा प्रश्न आया था कि उन छात्रों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। आप इसको किस नज़रिए से देखते, क्योंकि कमियां दोनों ओर से थी, चाहे प्रशासन की ओर से या छात्रों की ओर से। नहीं देखिए, मैं ये बात तो नहीं मानता हूँ कि कमी सिर्फ एक तरफ से होगी, लेकिन आपको उसको उसी तरीके से आकलन भी करना पड़ेगा। जब आप किसी के हकों के छीनने की कोशिश करोगे, किसी को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करोगे, तो युवा है, रिटेलिएट कर सकता है, मैं इसे इनकार नहीं करता। लेकिन आपको परिस्थितियां भी देखनी पड़ती हैं, आपको कैसे सेंसिटिवली उसको हैंडल करना चाहिए। ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है और उनको वो उसमें पूरी तरीके से नाकामयाब हुए। किसी और का भी इस्तीफा हुआ क्या? देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि इन बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसके जिम्मेदार अमित शाह हैं और अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सर प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे पे जाते हैं तो कांग्रेस और पूरा विपक्ष एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जिम्मेदारी से भाग गए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं विदेश जा रहा हूँ, कुछ लेके आऊंगा, क्या कुछ आता है? यही तो फर्क इतना है कि आप जाइए, आप अच्छे रिश्ते बनाइए, आप अच्छा बिजनेस लेके आइए, लेकिन हो तो उसके विपरीत रहा है। आज जिस तरीके का माहौल देश के आसपास और आजू बाजू हो रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, हर जगह से, चाहे एक बहुत छोटा हमारा पुराना पार्टनर नेपाल जैसा देश रहा हो, वो सभी देश है, उनकी नीतियों में बदलाव क्यों आया? क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की? एक हमारा परमानेंट अच्छा मित्र हुआ करता था रशिया के रूप में, एक ताकत हुआ करती थी, आज उसकी स्थिति क्या है? जहाँ तक आप यूएस की बात करते हैं, हमने और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने टैरिफ्स भारत के ऊपर लागू करने की कोशिश की, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी शायद दबाव महसूस करते हुए बहुत जल्दी साइन करके आ गए कि भाई यहाँ से जो है जब हम एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, और हम यहाँ से भेजेंगे तो सस्ता माल भेज लेंगे। तो इस तरीके के जो फैसले हैं ये अपने आप में सवालिया निशान है। हमने आपने देखा किस तरीके से अडानी जी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में
तमाम तरीके के आरोप भी लगे और उनके खिलाफ मुकदमे कार्रवाई भी भी हुए, लेकिन यहाँ पर उनको स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त है। आज देश के एयरपोर्ट्स के ऊपर उनका कब्जा है। आज टापू पे। आज उनको जो बंदरगाह है उनके ऊपर उनका कब्जा है। आज जिस फील्ड में आप चले जाइए, आप उस फील्ड में आपको 2-3 नाम ही नजर आते हैं। तो क्या कारण है? हम कोई कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि पूरे देश को हम बराबरी से आके पूरे देश को अगर तरक्की होती है तो उसका फायदा पूरे देश को मिलना चाहिए, लेकिन हालात तो दूसरे हैं। आप प्रधानमंत्री कहीं विदेश यात्रा करते भी हैं तो वहां पर सिग्नेचर किसके होते हैं? उन्हीं चंद लोगों के जिनके वो मित्र हैं। ये मित्रों का देश नहीं है, ये यहाँ की जनता का देश है। और ये जनता को जब तक आप प्राथमिकता पे नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता आप बहुत देर इस सत्ता को संभाल पाएंगे। सर, ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के दरमियान जलडब्लू मध्य के संकट को लेकर के भारत के लोग ईंधन को लेकर के बहुत दो चार हुए। जैसा कि भारत का एक वहाँ पे हस्तक्षेप भी था और भारत को काम भी कर रहा था। अमेरिका के दबाव में भारत ने वहाँ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसके कारण ये सब हुआ। क्या देश को स्ट्रैटेजिकली हम बहुत अच्छी तरीके से, उस बारे में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा प्रचार किया था कि हम स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे अपना जो है अपनी उपस्थिति हमने बना ली है, और जब हटते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी चुप हो जाते हैं। तो ये तो दबाव जो है वो साफ नजर इस सरकार के ऊपर और माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो दबाव है वो साफ नजर आज जनता को दिख रहा है। जिस तरीके से फार्मर्स के अगेंस्ट जाकर जो कानून पास हो रहे हैं, जिससे फार्मर्स को बहुत मुश्किल झेलनी पड़ेगी, जब बाहर का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पर आके बिकेगा, सस्ते दामों में बिकेगा, तो हमारा जो बेचारा फार्मर है वो कैसे compete कर पाएगा? तो ये दबाव तो साफ नजर आता है। आपने देख लिया होगा कि आपको याद होगा कि तेल की भी अगर हम बात करें तो इस दौरान तेल की कीमतें बढ़ी हैं, सीएनजी की बढ़ी हैं, पेट्रोल की बढ़ी हैं, सभी जो ये हैं एनर्जीज हैं उनकी रेट्स आसमान छू रहे हैं। जबकि होना उसके उलट चाहिए। अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आपको उसका लाभ मिलना चाहिए। जब लाभ मिलता है तो सरकार को जाता है, और जब महंगाई थोड़ी सी बढ़ती है तो वो सीधा जनता के ऊपर लाद दी जाती है। तो इस तरीके से देश नहीं चला करते। आपको समझना पड़ेगा, आपको जो लोगों की पीड़ा है उसके अनुसार उसको समझकर देश के लिए अच्छे नीतियां लागू करने की ज़रूरत है। अच्छे कानून बनाकर देश के युवाओं को हम पढ़ा लिखा सकें, उनको रोजगार दे सकें, ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्या सर 2029 में बदलाव होगा? निश्चित ही हो सकता है, उससे पहले भी हो जाए, क्योंकि जो स्थिति सरकार की लग रही है, जिस तरीके से बैकफुट पर आई है, और पिछले अभी कल 3 रिजल्ट्स आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अपने गृह क्षेत्र में बुरी तरीके से हार जाते हैं। दतिया में, जहां मध्य प्रदेश में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, उसके बावजूद आप बुरी तरीके से हार जाते हैं, कांग्रेस विजय होकर निकलती है। तो ये हालात जो हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट से ये भागते नजर आ रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो हालात बहुत उस तरीके से बन रहे हैं कि शायद 2029 भी पकड़ना शायद मुश्किल हो जाए। सर, उनका तो कहना है कि विपक्ष का ये मुद्दा नहीं और विपक्ष खामखा मुद्दा उठा रही है। तो पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं कराते? करिए बात। आप क्यों भागते हैं? आप क्यों संसद से नदारद रहते हैं? अगर आपके पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो आप आइए ना संसद में, चर्चा करिए, बात सुनिए, चर्चा का जवाब दीजिए। लेकिन पार्लियामेंट में भी आप भागते नजर आते हैं। आपने भले ही ईडी, आईटी कोर्ट्स को मैनिपुलेट करने का काम कर लिया, उनके ऊपर दबाव बना लिया, लेकिन कांग्रेस किसी से दबने वाली नहीं है। कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। कांग्रेस किसी से दबने वाली नहीं है।
कांग्रेस जनता की आवाज उठाती थी और उठाती रहेगी। हमारे साथ थे देवेंद्र यादव जी, जिनसे हमने सभी विषयों पर चर्चा किया, संगठनात्मक, वर्तमान सरकार की कार्यशैली और कांग्रेस की जब सरकार रही तो उनकी उपलब्धि, सभी विषयों को, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा या हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, आपने सभी विषयों पे बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखा। अगली कड़ी में किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।